सोशल मीडिया पर अक्सर ही ये तीखी बहस छिड़ जाती है कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाजी समर्थक थे। यह बात सर्वविदित है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में काफी वक्त बिताया। उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी से मुलाकात भी की और अंत में जापान की मदद से ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग भी छेड़ दी। मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते होते नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाजी और नस्ल भेदी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे, जिसने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था। मगर क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस सचमुच ही नाजी या नाजी समर्थक थे? आइए देखते हैं। नेताजी नाजी समर्थक थे या नहीं, इस बात का फैसला इन 3 बातों से ही हो जाएगा। पहला, आखिर किन हालातों और कितनी अधिक स्वेच्छा से नेताजी ने जर्मनी और जापान का दामन थामा भारत की आजादी की आस में। दूसरा, भारत के राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों के साथ नेताजी के संबंध कैसे थे, खासकर भारत के मुस्लिमों के प्रति नेताजी की सोच क्या थी। और तीसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषणों, विचारों, नीतिगत संबंधी फैसलों और गतिविधियों से क्या पता चलता है। क्या नेताजी का झुकाव नाजीवाद की तरफ था या कम्युनिज्म की तरफ? तो आखिर जब 1941 में नेताजी अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर फरार हुए तो उनका लक्ष्य कहां पहुंचना था? क्या वो शुरू से ही जर्मनी जाकर हिटलर की सहायता लेना चाहते थे? जी नहीं। वस्तुतः नेताजी जब अंग्रेजों के चंगुल से फरार हुए तो उनका एकमात्र लक्ष्य सोवियत रशिया पहुंचकर कम्युनिस्ट तानाशाह स्टालिन की मदद से ब्रिटिश राज के खिलाफ आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। नेताजी की सोवियत रूस से मदद की उम्मीद कई सालों पुरानी थी। मई 1939 में नेताजी ने अपने भतीजे अमियानाथ बोस के हाथों सोवियत रूस के खुफिया जासूसों को मदद के लिए एक गुप्त पत्र भिजवाया था। मगर सोवियत रशिया ने नेताजी की भारत की आजादी में सहयोग के अनुरोध को कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बावजूद नेताजी अपनी जान की बाजी लगाकर 1941 में सोवियत रूस पहुंच ही गए। मगर इसके बावजूद सोवियत रूस ने नेताजी की कोई मदद नहीं की। इसके बाद जब जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत रूस पर ही हमला बोल दिया तो नेताजी को यह समझ में आ गया कि इन गंभीर हालातों में सोवियत रूस, जो कि अब खुद ब्रिटेन के साथ जर्मनी से युद्धरत था, भारत की आजादी के लिए कुछ भी नहीं करेगा। मजबूरन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जर्मनी का रुख करना पड़ा। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी भारत की आजादी के लिए संघर्षरत गदर पार्टी की सक्रिय रूप से सहायता की थी। मगर द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते जर्मनी की फिजा काफी बदल चुकी थी। यहाँ तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जर्मनी में पनपे राष्ट्रवाद को 1933 में संकीर्ण और नस्ल भेदी बताते हुए उसकी कड़ी आलोचना की थी। मगर शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस नीति का पालन करते हुए नेताजी जर्मनी पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात हिटलर से भी हुई। हिटलर ने न तो नेताजी के द्वारा प्रस्तावित आजाद भारत की सरकार, जो कि निर्वासन में काम करती, को मान्यता देने का भरोसा दिया और न ही स्वतंत्र रूप से भारत की आजादी के लिए सैन्य अभियान को हरी झंडी दी, बल्कि पूरी मुलाकात के दौरान हिटलर भारत की बुराई ही करता रहा। इस मुलाकात के बाद नेताजी को यह यकीन हो गया कि नाजी जर्मनी से भारत को कोई सहायता नहीं मिलेगी और वो मौका पाते ही एक बार फिर जान का खतरा उठाते हुए पनडुब्बी में सफर करते हुए जापान आ गए। इसके बाद जापान और सिंगापुर में नेताजी ने जो किया वो तो सभी को पता ही है। अगस्त 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद भी नेताजी ने हार नहीं मानी, बल्कि जब उनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई तब नेताजी असल में मंचूरिया पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जहां से वो ब्रिटिश राज के खिलाफ सोवियत रूस से मदद पाने की कोशिश करते। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस और उनके समकालीन राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठनों से उनके संबंधों के बारे में। नेताजी और कट्टर हिंदू संगठनों जैसे हिंदू महासभा और बंग ब्राह्मण सभा की कभी नहीं बनी। सावरकर ने तो नेताजी को हिंदू जिहादी तक कह दिया था। इसके अलावा आरएसएस के नेताओं के साथ भी नेताजी के संबंध कभी मधुर नहीं रहे। बंगाल के मुसलमानों के प्रति नेताजी का रवैया बड़ा ही सहानुभूतिपूर्ण था। दिल्ली और बंगाल की मुस्लिम सल्तनतों के बारे में भी नेताजी का कहना था कि हालांकि मुस्लिम मुगल और बंगाल की सल्तनतों के शासक रहे, मगर प्रशासन की ज्यादातर जिम्मेदारियां हिंदुओं के ही हाथ में रही थी। जिन्ना के ऊपर लिखी एक किताब में तो यह भी दावा किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस ही सबसे पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने भारत का विभाजन होने से रोकने के लिए जिन्ना को
भारत के प्रधानमंत्री के पद का प्रस्ताव दिया था। प्रशासन संबंधी नीतिगत मामलों में भी नेताजी सोवियत तरीकों के पक्षधर थे। अगर नेताजी जीवित होते और भारत के प्रधानमंत्री बन पाते तो भी हम अर्थव्यवस्था के मामलों में समाजवादी पंचवर्षीय योजनाएं, निजी उद्यम पर लगाम और सार्वजनिक क्षेत्रों में भारी निवेश ही देखते, ठीक उसी तरह जो पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में किया था। नेताजी का यह मानना था कि समाजवाद की परिकल्पना भारत के लिए विदेशी नहीं है, बल्कि समाजवाद तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग हमेशा से ही रहा था। 1931 में उन्होंने कहा था कि समाजवाद में ही भारत का कल्याण है। हालांकि कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में नेताजी का अंधविश्वास नहीं था। उनका मानना था कि देश में समाजवाद लाने के लिए भारतीयों को अपने देसी और अनूठे तरीके इजाद करने होंगे। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि भले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नाजी जर्मनी में समय बिताया और हिटलर से मुलाकात भी की, फिर भी उन्हें नाजी, फासिस्ट या नाजी समर्थक कहना तर्कसंगत नहीं है। और वैसे भी जब सुभाष चंद्र बोस नाजी जर्मनी में भारत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लगभग उसी समय बेरहम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की दमनकारी नीतियों से बंगाल के अकाल में लाखों लोग मर रहे थे। फिर भी चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता के रूप में आज भी महिमा मंडित किए जाते हैं। भारत के संदर्भ में हमेशा से ही अंग्रेज ही असली आताताई और तानाशाह रहे थे, जिनके खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।